साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों एक बात मुझे ध्यान आती है जो गुरु गोबिंद सिंह ने हमें कही थी कि चिड़िया नाल बाज चढ़ावा तवे गोबिंद सिंह नाम कमावा। कि जब चिड़ियाँ बाज से लड़ सकती हैं उनकी प्रेरणा से, उनके शक्ति स्रोत से, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। हम भी तो उन्हीं के जीव हैं। डर किस बात का है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठी हैं और आपको काम करने से रोक रही हैं और आप घबरा जाते हो, अल्टीमेटली सरेंडर हो जाते हो और उनको लगता है कि देखो भैया हम हैं सर्वशक्तिमान। क्योंकि साथियों हर व्यक्ति को अधिकार है कानून में टू डू द ट्रेड, टू डू द बिजनेस, टू डू द ऑक्यूपेशन, बट इट शुड बी लीगल। जब आप मार्केट में आते हो, कोई गुड्स लेके आ रहे हो, सर्विस लेके आ रहे हो, इनको डर बैठ गया कि हमारी जो मोनोपोली है उसका क्या होगा। ये आपको रोकने का प्रयास कर सकते नहीं है। अगर आपको रोकने का प्रयास करते हैं देन इट वुड बी द वायलेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉ। तो ये लोग क्या करते हैं, बाईपास। ये लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं खुद को ट्रेडमार्क में, शो करते हैं हम फर्स्ट यूज़र हैं, आप सब्सिक्वेंट आ रहे हो, तो हमारे गुड्स में और सर्विसेज में जो उसी क्लास में है आप डील विद नहीं कर सकते हो। कानून तो कहता है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, पर ये तो उल्टा ही काम हो रहा है कि डायरेक्टली भी रोक रहे हैं, इनडायरेक्टली भी रोक रहे हैं, हमारे राइट्स को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। ज़रा सोचो, क्या आप इनके गुलाम हो? जैसा चाहते हैं वैसा आप करोगे। जैसा ये मांग के बैठे हैं कि हम ही हमें सर्वे सर्वाएं, तो क्या ज़िंदगी में एक आम इंसान अंबानी नहीं बन सकता है? क्वेश्चन मार के बहुत बड़े। अगर सोच लिया तो वर्क कर पाओगे, नहीं सोचा आपका ये शोषण करते रहेंगे, आपके राइट्स को अफेक्ट करते रहेंगे और आप अपने राइट्स को अफेक्ट कराते रहोगे। आज एक को चुप कराएंगे फिर अगले को चुप कराएंगे, तो चुप होते होते हम चुपचाप ही बैठ जाएंगे और अल्टीमेटली के गुलाम बन जाएंगे। तो ये सही मौका है लड़ने का। साथियों कहते हैं कि चींटी और हाथी का मुकाबला नहीं है, पर अगर चींटी में टेक्निक है, चींटी जानती है कि कैसे मुझे हिट करना है हाथी को, तो वह इतने भारी भरकम हाथी को भी नीचे उठा के फेंक सकती है। ऑल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेटेजी विच आर गोइंग टू बी अडोप्टेड बाय अस। मेरा कहना इतना सा आपको है कि लीगल चलोगे, लीगल समझ लोगे, कंसेप्चुअली क्लियर रहोगे, तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड से सामना कर पाओगे और अपने राइट्स को आप सिक्योर भी कर पाओगे और इनके बीच रहकर अपनी एक प्रतिभा को दिखाते हुए अपने ब्रांड को भी इस्टेब्लिश कर पाओगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एक ऐसे जजमेंट को जहां पर एक्सपर्ट जो ब्रांड है उसको ना केवल डिफीट हुआ, अभी तो कोर्ट ने सलाह भी दिया कि आप एक स्पेसिफिक केस सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ट्रेडमार्क एक्ट की लाइट में चौकआउट नहीं कर पा रहे हो। तो कानूनी प्रावधान क्या हुए, पछड़े क्या हुए और कैसे डिफीट होना पड़ा एक्सपर्ट ब्रांड को, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। और ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग एग्जांपल भी है कि जब दूसरा कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। लड़ना तो है, करना क्या है। तो साथियों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। यहाँ पर दो पार्टी है, मिस्टर आर और एक मिस्टर पी। किसी नाम में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो, इसलिए हम इनको मिस्टर आर और मिस्टर पी संबोधित करेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे कि इस केस की बेसिक फैक्ट्स क्या है। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर आर और दूसरा है मिस्टर पी। मिस्टर आर तो है पिटिशनर और मिस्टर पी जो है ये है रेस्पोंडेंट। और झगड़ा इन दोनों के बीच में है। झगड़ा क्या है, कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरी को। अगर स्टोरी नहीं समझी तो आगे पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। स्टोरी क्या है इस केस में कि पिटिशनर को जो है एक गुस्सा है रेस्पोंडेंट से और वो पहुँच गया रजिस्ट्रार के ऑफिस में और सेक्शन 57 ट्रेडमार्क एक्ट पर उसने लड़ाई किया कि जो इसका ट्रेडमार्क है, मतलब अपोजिट पार्टी का ट्रेडमार्क, इसको रिमूव करो। अरे भाई ऐसे कैसे रिमूव कर दें। इसका कहना है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना ये हवाई बातें नहीं है, मेरे नाम का दुरुपयोग हुआ है, मेरे ब्रांड को जो है अफेक्ट किया है और मुझे जो है रेवेन्यू लॉस किया है। क्या रेवेन्यू लॉस कर दिया? यहाँ पर जो पिटिशनर है उसकी जो ब्रांड है वो है एक्सपर्ट और जो अपोजिट पार्टी उसकी ब्रांड है हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट। कितना चला के रेस्पॉन्डेंट रहे, मतलब कंपोजिट मार्क बनाया तो बिल्कुल सिमिलर ऐसा बनाया कि डिसेप्टिवनेस भी कॉज कर रहा है और डिसेप्टिवनेस इन रियल भी कॉज नहीं कर रहा है मजे की बात। जरा सोचो कितना लोग दिमाग लगाते हैं हिंदुस्तान में बैठ के। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो अप्रूव हुआ क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 5 में। क्लास नंबर 3 किस में डील करता है, क्लीनिंग में, पॉलिशिंग में, एब्रेसिव प्रिपरेशन में, ड्रेन में और ऐसे प्रोडक्ट्स में जो ड्रेन मेंटेनेंस को लेकर बने हुए हैं या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है काम आते हैं। क्लियर हो गया? और अब बात करते हैं क्लास नंबर 5 की। तो ये डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उसके जो एजेंट हैं या वो काम आए हाउस होल्ड में या काम आए इंडस्ट्रीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, कमर्शियल प्लेसेस में, तो उससे जो डील करती है क्लास वो है क्लास नंबर 5। सिंपल हो गया, ईजी है। चलूँ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ पर निकाला ब्रह्मास्त्र पिटिशन ने। उसका कहना है कि 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को देखा ही नहीं रजिस्ट्रार ने वाइल रजिस्टरिंग द इम्प्यून मार्क। उसका कहना है कि हार्पिक ट्रेन एक्सपर्ट में जो एक्सपर्ट यूज़ है ना वो हमारा ब्रांड है और हम इस ब्रांड को लंबे टाइम से ऑक्यूपाई करे हुए हैं और हमारे ब्रांड का नाम कोई दूसरा यूज़ करेगा तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसने चालाकी खेली है, इसने नाम में छेड़खानी करी है और इस तरह से इसको बनाया है कि डिसेप्टिव सिमिलर भी दिखता है और डिसेप्टिव सिमिलर नहीं भी दिखता है।
तो कुल मिला के अगर राइट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं और डिसेप्टिव सिमिलर की थ्योरी हम लेके चल रहे हैं तो 11 सब क्लॉज बी ट्रेडमार्क एक्ट में हमारा जो राइट है चूंकि अफेक्ट कर रहा है रेस्पोंडेंट, दैट्स व्हाई दिस मार्क शुड बी रिमूव एज पर सेक्शन 57 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। क्लियर है? साथ में आपके भी होता है कि मान लो जी अगले का ब्रांड है बुलबुल और आपने रख दिया बुलबुल का बच्चा, तो बोलेंगे साहब बुलबुल तो हमारी है, बुलबुल का बच्चा इसने कैसे पैदा कर दिया। तो कहने की बात यह कि कुछ ऐसे मार्क हैं, ऐसा खिलवाड़ है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर भी कि जहां पर कंपोजिट ट्रेडमार्क को इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि डिसेप्टिव सिमिलर होते भी डिसेप्टिव सिमिलर की वो फीलिंग जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, और इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि दोनों को सामने रख देवें तो कोई भी डिसेप्शनेस या कोई भी डिसिवनेस जो है वो कॉज ही नहीं होगी। है बड़ा खेल ये, तो लेकुना तो है, पर लेकुना का लीगल जो है प्रैक्टिकल वर्किंग कैसे होगा ये आज के जो है इस थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में जो है हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी। जब ये मामला जो है कोर्ट में गया तो सबसे पहले कोर्ट ने इनसे पूछा कि 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की जो 3 शर्तें वो बताओ। 3 शर्तें क्या है कि जो अर्लियर ट्रेडमार्क है, जो प्रोस्पेक्टिव ट्रेडमार्क है, इट मस्ट बी सिमिलर। दूसरा ये कि गुड और सर्विसेज दोनों ही ट्रेडमार्क कवर कर रहे हैं जो सिमिलर है। तीसरी बात है कि लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन जो है पब्लिक के माइंड में होना चाहिए। कहते हैं ना भाई पब्लिक ये सब जानती है, पब्लिक क्या जानती है, पब्लिक को जो बताओगे वही वो जानती है। तो ये पब्लिक को पता है कि हम ही मोनोपोली, हम ही भगवान है और हम ही इस पर डील करेंगे। मतलब आपको तो मार्केट में आने देना चाहते ही नहीं है, पब्लिक भी खास बन सकती है, ये बनने देना चाहते नहीं है। यहाँ पर सब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका कहना है कि चूंकि डिसेप्टिव सिमिलर है द प्रोस्पेक्टिव ट्रेडमार्क विद द अर्लियर ट्रेडमार्क और ये फैक्ट जो है अनडिस्प्यूटेड है, जिस कारण 11 सब क्लॉज 4 ट्रेडमार्क एक्ट का बेनिफिट भी हमको जो है मिलना चाहिए। अब इन्होंने अपनी बात को कहने के लिए सबसे पहले रिलाई करा एक्सपर्ट ट्रेडमार्क पे जो कि रजिस्टर्ड है क्लास नंबर 35 में। इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं उसको भी जो है इन्होंने यहाँ पर कहा, कुछ क्लास नंबर 3 में है, कुछ क्लास नंबर 34 में है, कुछ क्लास नंबर 29 में है, कुछ क्लास नंबर 30 में, 32 में, 4 में, 43 में है, 8 में है, 25 में है, 20 में है। पर कोर्ट ने कहा हमें उससे क्या करना, क्योंकि थ्योरी वही तो है कि क्लास एक ही होनी चाहिए, गुड्स और सर्विस सिमिलर होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा भाई तुम 20 जगह रजिस्टर्ड, हमें क्या करना है। क्या लिखा कोर्ट ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द गुड्स कवर्ड बाय दीज मार्क्स आर नॉट सिमिलर टू द गुड्स कवर्ड बाय द इम्प्यूर्ड मार्क एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिलेवेंट। तो कोर्ट ने रिलाई किया सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट पे कि ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को अफेक्ट करें या उनसे अफेक्ट हो जाए दे बिकम रिलेवेंट। तो रिलेवेंट बात करो भाई, इधर उधर की बातें मत करो, इससे टाइम ज़ाया कोर्ट का होता है बड़ी बात ये। तो कहने की बात है कि किस जगह क्या बात करनी है वो ध्यान में होना चाहिए उस कंसर्न व्यक्ति को जो आरोप लेके आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक थ्योरी जो है ध्यान में रखनी है, थ्योरी ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहते हैं कि जो केस लेके आ रहा है, जो आरोप लगा रहा है, बर्डन उसके ऊपर है, उसको केस प्रूव करना। अगर केस प्रूव नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली उसको जो है खामियाजा भुगतना होगा। क्लियर होगी बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, जो मैंने आपसे कही कि जो गुड्स कवर्ड हैं बाय द मार्क जो कि टेबुलेट करे इन लोगों ने आर सिमिलर विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज बी ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। ऐसा इनका कहना है कि जो हमारे गुड्स हैं और जो इम्प्यूर्ड मार्क के जो गुड्स हैं वो आपस में सिमिलर है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की रट लेके बैठ गए कि जिस कारण ये मार्क जो है वो रिमूव किया जाए। और यहाँ पर उन्होंने कई एग्जाम्पल्स जो है कोर्ट को दिए कि डिसेप्टिव सिमिलर अगर चीज़ें हैं तो उस स्नैरियो में उसको कंसिडर करते हुए जो मार्क है उसको रिमूव भी कर देना चाहिए, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट वर्सेस हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट को हम कंपैरेटिव देखें तो एक बात जो है निकल के आती है कि एक्सपर्ट में केवल एक ही वर्ड है एक्सपर्ट, जबकि यहाँ पर 3 वर्ड है, हार्पिक, दूसरा है ड्रेन, तीसरा है एक्सपर्ट। कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले जो शुरुआत इस वर्ड की हो रही है वो हो रही है हार्पिक से, फिर वर्ड आ रहा है ड्रेन, तीसरा आ रहा है एक्सपर्ट। तो हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपर्ट। अगर दोनों को रखें एक साथ सामने तो कोई भी कन्फ्यूजन जो है जनरल पब्लिक के माइंड में क्रिएट ही नहीं होता है। तो कैसे ये कह सकते हैं कि जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट पे इस पे जो है बैन लगा देना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया सेक्शन 2 सब क्लॉज एच ट्रेडमार्क एक्ट पे, जो कि बात करता है डिसेप्टिव सिमिलरिटी। लेट्स कम ऑन द पॉइंट। डिसेप्टिव मीन्स जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, जो धोखाधड़ी करने में सक्षम हो। तो इनसे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ये इनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कोई भी रिलीफ जो है इनको नहीं मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी प्लीड करना तो आसान है, बट ऐसे भी एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ पब्लिक के माइंड में। जब तक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कोई भी रिलीफ जो है नहीं मिलेगा, ना ही इसके लिए जो है इंटाइटल्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 57 सब क्लॉज 2 तभी इन्वोक होगा कि जब 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का उल्लंघन हो, वो पॉइंट जो है रजिस्ट्रार देख नहीं पाया हो और सब्सिक्वेंटली जब उसकी नॉलेज में ये फैक्ट लाया गया
तो ये पॉइंट जो है वैलिड है एंड इट इज सपोर्टेड बाय सब्सटेंसिव एविडेंस। अगर ये चीज़ें नहीं है तो किसी भी रूप में कोई भी रिलीफ जो है ग्रांट नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्या कहा कि आई में नोट दैट द मैनर इन विच द इम्प्यूट मार्क इज यूज्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 एलिमिनेट ऑल चांस ऑफ कंफ्यूजन। है मजे की बात कि जिस तरह से इसको यूज़ किया गया, कोर्ट ने तारीफ करी यहाँ पर रेस्पोंडेंट नंबर 1 की, जिस तरह से इसको यूज़ किया गया है तो उसने एलिमिनेट ही कर दिया ऑल चांस ऑफ कंफ्यूजन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हार्पिक ड्रेन एक्सपर्ट को पढ़ें और एक्सपर्ट को पढ़ें, चीज़ें अपने आप ही अलग है। आप खुद देखो, बोल के देखो, आपको खुद को जो है लिखिएगा अलग अलग कि ये चीज़ तो अलग है, ये चीज़ अलग है। तो कुल मिला के खेल तो खेल गया, बट तरीके से खेला खेल। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात अपन समझते हैं आगे कि यहाँ पर उसने कोर्ट के सामने जो है प्रूफ को रखा, जैसे अपना जो पैकेट था उसको रखा, इसके अलावा जो उसकी डीलिंग थी उसको रखा। उसने कहा भाई हर चीज़ देख लो मिला के, अब कुछ मिलता ही नहीं। अब 2 जनों का नाम मिल रहा तो उसमें मैं क्या करूँ? अब मोटी मोटी बात है कि क्या मेरे पास से कोई कन्फ्यूजन पब्लिक के माइंड में हो रहा है, ये बता दो अब तो। और कौन सी पब्लिक जो है कन्फ्यूज हो गई इस नाम से, क्या नुकसान हो गया? फिल्मसी बातों से काम नहीं चलेगा, इन्फ्रिगमेंट को जो है प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल एंड डोमिनेंट पार्ट इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। In that scenario, section 11 become totally irrelevant. It is a principle which has been devised by the court to mitigate the rigor of section 17 in the case of infringement. Section 17 क्या कहता है कि effect of registration of part of a mark. अब कोई मार्क जो है कई पार्ट्स में, बट किसी एक पार्ट को सिंगल अपन यूज नहीं कर सकते, और करते हैं तो इन्फ्रिंगमेंट कॉज करता है, और उनको मिला के यूज कर लें तो इन्फ्रिंगमेंट की स्थिति नहीं है, डिसिमिलरिटी की स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर सेक्शन 17 जो है वो फोर्स में रहता है, जिसका कंसेप्ट है कंपोजिट ट्रेडमार्क का। तो इस भाई ने कंपोजिट ट्रेडमार्क को खेल खेलते हुए जो एग्जैक्ट ट्रेडमार्क था उससे जो है पंगा ले लिया, और उसके बाद ये शो कर दिया कि डिसेप्टिव सिमिलर नहीं है, और ये भी शो कर दिया कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये लीगली रॉन्ग नहीं था। अगर ये लीगली रॉन्ग होता मिनटों में इसका ट्रेडमार्क जो है बंद हो जाता। बट इसने जो कानूनी पेज ध्यान में रखते हुए जो प्रॉपर मार्क जो है क्रिएट करा, और सेक्शन 17 सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के वॉयलेशन से बचता हुआ निकल गया, तो वहाँ इसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि देयर इज नो वॉयलेशन ऑन माय पार्ट। फिर डिफरेंट तरह के लॉज जो है यहाँ पर रिलाई हुए, और सब में जो है एक बात निकल के आई कि सबसे पहले आपको ये शो करना है कि कंपेरेटिव स्टडी के अंदर ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि ये डिसेप्टिव सिमिलर हैं और लोगों के माइंड में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मियर अवर्मेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, रियल एंड प्रैक्टिकल एविडेंस शुड बी देयर। और अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या लिखा अपने फैसले में, ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। कोर्ट ने कहा कि दे आर नॉट एबल टू मेक आउट इवन अ केस फॉर द इंटरवेंशन। मतलब बहुत बुरी हार है, तो इवन दे आर नॉट एबल टू मेक आउट अ केस फॉर द इंटरवेंशन। भाई एक तो होता है कि इंटरवेंशन करने की गुंजाइश है, भले थोड़ी है, एक केस ही मेड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो कहने की बात यह है कि टेक्निकल अगर वर्क किया जाए तो अपनी बात को भी आप स्टैंड कर सकते हो, और आप पे अगर झूठे केस होंगे तो उनको आप इजीली कॉन्टेस्ट भी कर सकते हो। साथियों आज की वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? 3 चीज़ें कि जब भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराओ तो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉपर कर लो। दूसरी बात है कि कंपोजिट ट्रेडमार्क एक बड़ी युक्ति है, ट्रेडमार्क में एक बड़ा खेल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 17 ट्रेडमार्क एक्ट की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आनी। चौथी बात, ऑब्जेक्शन आ जावे क्या डरना, प्रॉपर रिप्लाई दो, और इन पर काउंटर केस ठोको डिफेमेशंस के, कोई ट्रबल नहीं है। आप जब सही हो तो ये गलत नहीं कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये लोग नाजायज रूप से हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो इक्वली यू आर हैविंग द राइट टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क। तो लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कर पाओगे तो लड़ पाओगे, जैसा ये व्यक्ति लड़ा और इससे अपने राइट्स को प्रूव करके दिखाया। तो साथियों टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।